my channel and today we are continuing chapter 2। ठीक है, कल पार्ट 1 में हमने बात की थी कुछ फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले हमने देखा था कि बिल्स ऑफ राइट क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ दो केसेस थे जिसमें कि इंपॉर्टेंस बताई गई थी कि राइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद हमने बिल्स ऑफ राइट देखा था और उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट देखा था जो कि आर्टिकल 14 से 32 तक। ठीक है, एंड आज हम बात करने वाले हैं आगे उससे आगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, जिसे NHRC बोलते हैं। ओके, सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इससे आपको पता, नाम से पता लग रहा होगा आपको कि नेशनल ह्यूमन राइट, ह्यूमन कहीं ना कहीं ह्यूमन के राइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ह्यूमन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी बाय गवर्नमेंट। ओके, सो इससे पहले क्या था, जब ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एंड पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट नाम का एक NGO था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि लोगों के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता था। फॉर एग्जांपल गुजरात राइट्स में क्या हुआ था कि काफी सारे दंगे हुए थे और काफी सारे यंग पीपल को मतलब जब उनकी डेथ हो जाती तो उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था, तब उनके फैमिली को भी नहीं बताया जाता था। तो क्या हुआ कि इससे ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ। ठीक है, अब ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं वॉयलेशन हुआ तो ये तरीके का वॉयलेशन हो, मतलब डिग्निटी को हार्म पहुंचाएगा। राइट, सो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद क्या हुआ कि आगे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि हमें एक कमीशन फॉर्म करनी चाहिए जिसका नाम रखा गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इसको स्टेब्लिश किया गया 1993 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अब कैसे फॉर्म की गई, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर है, इसमें कैसे मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें मेंबर कंपोज ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब फॉर्मर, देखिए वर्ड यहाँ पे आ रहा है फॉर्मर, मतलब कि रिटायर हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सेकंड फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वो। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस, सेकंड फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है वो, और इसके बाद दो अलग से मेंबर लिए जाएंगे जिनको की नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वुमेन कमीशन है, ठीक है, सो माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन है। सो ऐसे बैकवर्ड क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन है। तो ऐसे ही जिस फील्ड में जिसको नॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मेंबर है, ठीक है, वो काफी साल हो गए उसको उस फील्ड में काम करते हुए, तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर हो सकता है। तो ये बात हो गई कंपोजिशन की, NHRC का कंपोजिशन कैसे हुआ। राइट, अब इसका हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फंक्शन कि जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ह्यूमंस के जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी बंदे को डिटेन किया गया, ठीक है, गिरफ्तारी कर ली गई और उसे जेल में रख दिया गया। तो ह्यूमन राइट कमीशन का काम ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर जेल में जाए और देखे कि वहाँ जो ह्यूमंस रह रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कैसे रह रहे हैं, उन्हें साफ खाना मिल रहा है, साफ पानी मिल रहा है कि नहीं, सोने उठने बैठने की मतलब वहाँ पे कैसी व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। सो ये सब काम जो होता है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो आता है NCERT में वो है DPSP। सो DPSP क्या होता है? DPSP की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, फॉर DPSP। सो इसमें क्या होता है, DPSP जो होता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है किसी भी रूल्स या फिर लॉ को बनाने के लिए कि मतलब ये एक स्ट्रक्चर बना देता है कि हाँ ये रूल या फिर रेगुलेशन मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए। राइट, ये फॉर्मेट तैयार करके दे देता है DPSP। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को तो सबसे पहले वो DPSP में देखता है कि मतलब क्या कौन से लोग कैसे बनाए जाएंगे। अब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों को, सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड DPSP जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है रूल बनाने के लिए। अब आप देखिए, एक तरफ है फंडामेंटल राइट जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं
और डीपीएसपी जो है वो सोसाइटी में एक तरीके से इक्वालिटी की बात करता है कि सोसाइटी में आप गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करता है कि आप सोसाइटी में ऐसे रूल्स ऐसे रेगुलेशंस लेके आइए ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, राइट, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, देश का डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारी बात जो है डीपीएसपी में की गई है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब गवर्नमेंट कोई रूल या फिर कोई लॉ को लेके आती है तो उसे कहीं ना कहीं किसी किसी केस में लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट था ये जमींदारी सिस्टम। फंडामेंटल राइट है इसमें कि ये था कि लोगों के पास अधिकार है अपने प्रॉपर्टी को सेव करके रखने का, ठीक है, या फिर खरीदने बेचने का पूरा अधिकार है। तो डीपीएसपी में क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट होगा, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था जो कि अब इसे हटा दिया गया है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी में हम आगे बात करेंगे। तो डीपीएसपी में क्या है कि मतलब राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी में दिया गया है कि आपको सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आनी है। तो काफी सारे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, जब आजादी मिल गई, सो काफी सारे लैंडलेस लेबर थे, ठीक है, काफी सारे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था, राइट, डीपीएसपी में दिया गया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अब जब गवर्नमेंट तो इक्वालिटी लाना चाहती है, ठीक है, देश में, उससे इक्वालिटी से क्या होगा, जिसके पास जमीन ज्यादा है उससे लेके जिसके पास जमीन नहीं है उसको दे देना, राइट। सो इससे क्या हो रहा था कि लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा था। अब जब गवर्नमेंट लैंड ले रही थी तो जिसके पास वो था लैंड था वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कर रहा था कि मतलब मेरे राइट का वायलेशन हो रहा है, हमें राइट टू प्रॉपर्टी दी गई है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती, राइट। सो ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट का तो काम है इक्वालिटी लाना, राइट, और एक तरफ है लोगों के फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट काफी बार मतलब सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट में काफी टसल चली। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इसे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करना पड़ेगा। सो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना दिया गया है और उसे 300A आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। सो अब ये हमारा लीगल राइट है, ये एक प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। सो अमेंडमेंट लाया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स आप उसे वॉयलेट नहीं कर सकते, ठीक है, गवर्नमेंट उसे वॉयलेट नहीं कर सकती, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दिया कि आपको इस राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करना पड़ेगा, जब भी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं थी उस टाइम पे भी, मतलब उसमें क्लॉज दिया गया था कि मतलब प्रोविजन दिया गया था कि अगर पब्लिक वर्क के अंडर आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी कोई जमीन है और वो रोड में जा रही है, रोड का कोई प्रोजेक्ट या फिर हाईवे कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है और वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जमीन आ रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो खरीद सकती है आपसे, ठीक है, ये वाला प्रोविजन राइट टू प्रॉपर्टी में दिया गया था। सो इसके तहत इस राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया गया। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। तो आप देख रहे होंगे कहाँ मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच जो है एक रिलेशन है, ठीक है। लोग अब गवर्नमेंट को जो है वो मतलब डेवलपमेंट करना है, बट एक तरफ लोगों के फंडामेंटल राइट भी है जो बीच में आ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप तो ऐसे अमेंड करते करते एक दिन राइट टू लिव पे भी आ जाएंगे, राइट टू लाइफ पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एक बिल्कुल बेसिक राइट है हमारे, ठीक है, उसे कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता ऐसे। तो इसीलिए फाइनली अमेंडमेंट हुआ और इसे अंडर आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। सो रिलेशनशिप भी हमने समझ लिया, ये फाइनली रिलेशनशिप था, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने वर्डिक्ट में। सो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर लेते हैं। डीपीएसपी की बात हमने कर ली और रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी हमने बात कर ली। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए कि लोगों को राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या होता है,
कि लोगों को कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। एक बात और, डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। वो कोर्ट में आप मान लीजिए कोई रूल है, ठीक है, अगर मान लीजिए राइट टू वर्क, ठीक है, डीपीएसपी में दिया गया है राइट टू वर्क, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट हमें काम नहीं दे रही, ठीक है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, जिसके तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर गवर्नमेंट उस चीज को प्रोवाइड नहीं करा पा रही है या फिर नहीं कर रही है, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी मान लीजिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, राइट। सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, मान लीजिए किसी पेड़ को, कोई पेड़ पौधा है उसको हार्म ना पहुंचाना, ठीक है, पेड़ पौधे को लगाना, ठीक है, ये एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि सिटीजन्स को देश में रह के परफॉर्म करनी चाहिए, ये लोगों का दायित्व बनता है, राइट। और एग्जाम्पल मान लीजिए कि देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त पे अपने झंडे का अपमान ना करना, ठीक है, उसे मतलब वो एक प्रतीक है हमारे देश का, इंडिपेंडेंस का, राइट। वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो फ्लैग है, राइट। तो उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसे सड़कों पे फेंक नहीं देना चाहिए, जैसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे जब जो तिरंगा होता है वो रोड पे फेंका हुआ मिलता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको रिस्पेक्ट दें, राइट। ऐसे काफी सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये नॉन जस्टिसेबल है, राइट। और ये आया था 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट, जिसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। तो हमने देख लिया, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन हमने देख लिया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख लिया हमने, डीपीएसपी को देख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देख ली जो कि हमें एज ए सिटीजन कुछ परफॉर्म करनी होती है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है सोसाइटी में, और ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ को क्रिएट करती है या फिर कानून बनाती है, तो वो एक बार इसे जरूर देखते हैं कि मतलब क्या इसमें दिया गया है, राइट। और इसी मतलब डीपीएसपी जो है वो डेवलपमेंट की बात करती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, इक्वालिटी हो सब में, ठीक है, हार्मनी हो सोसाइटी में। तो जब गवर्नमेंट इसे डीपीएसपी को, वो डीपीएसपी के तहत डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के वायलेट बीच में फंडामेंटल राइट्स बीच में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि अब फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 308। तो इस बेसिस पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है बाय मी, ओके, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सेकंड चैप्टर ये आज मेरा कंप्लीट हो गया, कल इसकी पार्ट 1 आ गई थी, आज ही पार्ट 2 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। थैंक यू। एंड चैप्टर 3 के लिए आप लोग वेट कीजिए।